वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं बेटा थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज़ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये एक और ऐसी टर्म है जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इससे जस्ट लास्ट सेक्शन में हमने देखा था स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या होता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम जो होता है वो एक बार अगर कोई भी हमारा सिस्टम है जो कि हम जनरली एक आइडियल गैसियस सिस्टम लेंगे इस चैप्टर में, तो वो जब भी किसी पर्टिकुलर स्टेट को पहुंचता है वो स्टेट हमारे लिए क्या क्या होती है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर कंडीशंस। ठीक है, यानी कि वक्त के साथ प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर कंडीशन नहीं बदलनी चाहिए। ठीक है, अगर वक्त के साथ प्रेशर नहीं बदल रहा, वॉल्यूम नहीं बदल रहा, टेम्परेचर नहीं बदल रहा, तो हम बोलेंगे कि वो एक पर्टिकुलर स्टेट में है और वही स्टेट हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो देखना थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, व्हेन देयर इज नो चेंज इन एनी ऑब्जर्वेबल, है ना, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज है। व्हेन देयर इज नो चेंज इन एनी ऑब्जर्वेबल मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम विद टाइम, देन द सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या क्या चीजें होनी चाहिए थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम यानी प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, थर्मल इक्विलिब्रियम यानी टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए, और केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि रिएक्शन अगर हो रही है, रिएक्शन अगर हो रही होगी तो क्या होगा, अगर मान लो सपोज नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप उस रिएक्शन को बैलेंस करोगे, हेबर्स प्रोसेस को अगर बैलेंस करते हो, तो 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया बनाता है। तो अगर मान लो आपने सिस्टम में नाइट्रोजन डाला और हाइड्रोजन डाला, ठीक है, तो क्या होगा, अगर वो रिएक्ट कर गई तो मोल्स जो स्टार्टिंग में 4 थे, 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन के, वो टोटल मिलके फाइनली 2 मोल्स बन जाएंगे। 2 मोल्स बन जाएंगे अमोनिया के। इसका मतलब वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड था, जो पहले 4 मोल ने ऑक्यूपाई कर रखा था, वो अब 2 मोल ऑक्यूपाई करेगा, तो ऑब्वियसली बात है वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई होगा। 2 मोल गैस उतना वॉल्यूम थोड़ी ऑक्यूपाई करेगी जितना 4 मोल ने किया था। तो वॉल्यूम चेंज होता रहेगा अगर वो रिएक्शन होती रही। तो हम क्या चाहते हैं, रिएक्शन बंद हो जाए, केमिकल इक्विलिब्रियम आ जाए। अगर इक्विलिब्रियम आ जाएगा मतलब रिएक्शन होनी बंद, रिएक्शन होनी बंद तो वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं होने वाला। तो एक तरीके से यहाँ पे मोल सेम रखते हुए वॉल्यूम सेम रखा जा रहा है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर सेम रखा जा रहा है, और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब प्रेशर सेम रखा जा रहा है। तो अगर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सारी कंडीशंस हम कांस्टेंट कर दें कुछ टाइम के लिए, वक्त के साथ अगर नहीं बदल रही, तो हम बोलेंगे ये एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है। और उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे, जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यूज हैं वो उस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ द सिस्टम को स्पेसिफाई करेंगी। अगले टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ये क्या होता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है बेटा, ऐसा समझ लो कि एक पर्टिकुलर स्टेट यानी कि PVT, यहां से मुझे किसी और पर्टिकुलर स्टेट पे जाना है ना, सपोज इसको P1 V1 T1 ले लिया, कहीं और मुझे जाना है P2 V2 T2, इस पर्टिकुलर अलग किसी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट पे जाना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई रास्ता लेना पड़ेगा, है ना। यहां से वहां तक पहुंचने के लिए आप शायद प्रेशर सेम रखते हुए जा सकते हो, या फिर हो सकता है वॉल्यूम सेम रखते हुए जा सकते हो, या फिर टेम्परेचर सेम रखते हुए जा सकते हो, या फिर आपकी मर्जी हो सकता है कुछ भी सेम ना रहे रास्ते में, जब आप एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरे पर्टिकुलर स्टेट पे जाओगे। स्टेट से मेरा क्या मतलब है, फ्रॉम वन स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम टू अनदर स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, है ना। जब आप ट्रैवल करो फ्रॉम वन पर्टिकुलर स्टेट टू अनदर पर्टिकुलर स्टेट, तो कैसा होगा, वो प्रोसेस कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। एनी प्रोसेस बाय विच अ सिस्टम कैन चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम one state of thermodynamic equilibrium to another state of thermodynamic equilibrium is known as thermodynamic process, है ना। बहुत सारे तरीके होते हैं जिस तरीके से आप एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरे पर्टिकुलर स्टेट तक जा सकते हो। अभी हम जस्ट इसके नेक्स्ट सेगमेंट में ही वही चीज़ देखने वाले हैं। कितने टाइप के थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हो सकते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की बात हमने अभी जस्ट की थी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाने में जो रास्ते, जिस रास्ते से आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट, थर्मोडायनेमिक स्टेट पे जाते हो, वो सारे रास्ते कहलाते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। कितने हो सकते हैं ऐसे रास्ते? देयर कैन बी इनफाइनाइट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। इनफाइनाइट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हो सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं जिनसे आप एक स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम टू दी दूसरे स्टेट पे आप जा सको किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के। और उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट जो प्रोसेसेस हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। जैसे कि फर्स्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस। इस प्रोसेस का क्या मतलब है, आइसोथर्मल, जैसे कि आपको नाम से समझ आ रहा होगा, टेम्परेचर सेम, है ना, सेम टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर सेम है एक स्टेट ऑफ सिस्टम से दूसरे स्टेट ऑफ सिस्टम पे जाते वक्त, अगर टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब उसका डेल्टा T जीरो आएगा। डेल्टा T जीरो मतलब फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर ये कभी चेंज नहीं आने वाला पूरे प्रोसेस के दौरान, ठीक है। और आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब हम एक ऐसा प्रोसेस करवा रहे हैं जिसमें वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, ठीक है, इनिशियल फाइनल स्टेजेस में कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं है। आइसोबैरिक प्रोसेस मतलब प्रेशर हमेशा सेम रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब
हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग जीरो होनी चाहिए। इसको हमने क्यू से रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्यू को ही हीट एक्सचेंज बोल देते हैं, यहाँ पे डेल्टा क्यू लिखने की जरूरत नहीं होती। तो एडियाबैटिक प्रोसेस हमारा होता है जिसमें हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग्स इज जीरो। ठीक है, तो ये सारे हमारे प्रोसेसेस हो गए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको एक टर्म और मालूम होनी चाहिए, दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें आप पूरा प्रोसेस करते करते इनिशियल स्टेट पे ही वापस आ जाओ, मतलब फाइनल स्टेट इज इक्वल टू द इनिशियल स्टेट, है ना। तो व्हेन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम आर सेम, इसी को हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस, है ना। पूरा प्रोसेस साइक्लिक हो गया है। ऐसे केस में देयरफॉर चेंज इन द स्टेट फंक्शंस, जो भी हमारे स्टेट फंक्शंस या उन्हें स्टेट वेरिएबल्स भी बोलते हैं, उनकी वैल्यूज में जो चेंज होगा वो जीरो होगा, मतलब कोई चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि स्टेट फंक्शंस आपको ध्यान होगा क्या बताया था मैंने डेफिनेशन, दे डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। अब अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट में चेंज ही नहीं हुआ, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, तो उनकी वैल्यूज में जो भी फंक्शंस हैं, जो स्टेट फंक्शंस हैं, जो कि ऑलमोस्ट सारे थर्मोडायनामिक फंक्शन स्टेट फंक्शंस ही होते हैं एक्सेप्ट हीट एंड वर्क, है ना। हीट एंड वर्क जो है वो पाथ फंक्शंस मैंने आपको बताए थे, वो रास्ते पे डिपेंड करते हैं कि कौन सा प्रोसेस लिया गया है, जबकि ये रास्ते पे डिपेंड नहीं करते। क्या क्या एग्जांपल्स हैं उसके, देखो डेल्टा टी, डेल्टा वी, डेल्टा पी, है ना। टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी, मैंने आपको इनके नाम जरूर बता दिए थे, इनके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे एक एक करके जैसे जैसे लेक्चर हमारा प्रोसीड करता जाएगा। तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गया, ये चेंज इन एंथैल्पी बोलते हैं, इसे चेंज इन एंट्रोपी बोलते हैं, दिस इज चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। ये सब का जो चेंज है वो जीरो आएगा, बिकॉज ये सारे ऐसे थर्मोडायनामिक फंक्शंस हैं जो कि स्टेट फंक्शंस या फिर स्टेट वेरिएबल्स हैं, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करते हैं। बट वर्क एंड हीट आर नॉट जीरो, है ना। वर्क एंड हीट ऐसे फंक्शंस हैं जो कि पाथ फंक्शंस हैं, दे आर dependent on the path, है ना। heat, both heat and work done are path dependent and they are not state functions, ठीक है। इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं, रास्ते पे भी डिपेंड करेंगे ये कि किस तरीके से कौन सा रास्ता लिया गया है, उसके हिसाब से अलग अलग वैल्यूज इनकी आ सकती है ना। कि आइसोथर्मली गए आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट अचीव करने के लिए, या आइसोकोरिक तरीके से गए एक स्टेट से दूसरे स्टेट अचीव करने के लिए, उनके हिसाब से आपका हीट या वर्क का वैल्यू चेंज हो सकता है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे, है ना। बाकी देखते हैं नेक्स्ट।